सुर्खियों में। नमस्कार, कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश के संदर्भ में आत्मनिर्भर होती महिलाएं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी समाचार के संपादक प्रशांत शर्मा की माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय की प्रोफेसर राखी तिवारी से विशेष चर्चा। नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसको विकसित बनाने के लिए जरूरी है कि इसमें करीब 70% महिला की भागीदारी सुनिश्चित हो। ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जिसके लिए भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों के परिणाम भी अब दिखने लगे हैं। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि इन कदमों से क्या परिणाम अब तक सामने आए हैं और भविष्य में इसमें क्या करने की आवश्यकता है और ये कितना बहुआयामी है, कितनी तरीके से हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इन सभी बातों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में डॉक्टर राखी तिवारी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो हमारा विषय है वो है आत्मनिर्भर महिला, खास कर मध्य प्रदेश के संदर्भ में। जी, तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आत्मनिर्भर महिला शब्द के क्या मायने हैं और ये वर्तमान संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण है। देखिए प्रशांत जी, आत्मनिर्भर महिलाएं हैं यदि, तो आप ये कह सकते हैं कि वो समाज आत्मनिर्भर है। क्यों? क्योंकि महिला जो है वो परिवार की धुरी है और एक महिला का साक्षर होने का मायने ये होता है कि वो न केवल अपने माता पिता का अभिमान है, बल्कि साथ ही साथ में वो जिस घर में विवाह उपरांत जाती है उस घर को भी वह आबाद करती है। बच्चों का सारी परवरिश, उनको संस्कार देना, घर में केवल घर गृहस्थी चलाने का कार्य नहीं, बल्कि बहुत छोटी बड़ी बातें होती हैं जिनमें उनके निर्णय की भागीदारी होनी चाहिए। तो यदि हम आत्मनिर्भर महिला की बात करते हैं तो केवल और केवल आर्थिक रूप से उनका आत्मनिर्भर होना मायने नहीं रखता। आर्थिक निर्भरता तो होनी ही नहीं चाहिए किसी के ऊपर। वो स्वावलंबी हो आर्थिक रूप से, साथ ही साथ सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से उनको इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि वह एक बराबरी के आधार पर, समता के आधार पर परिवार में अपनी सारी भूमिकाओं को बेहतर तरीके से निभा सकें। इसी से देखिए देश सशक्त हो। महिलाओं की आत्मनिर्भरता जो है उनके कई आयाम हैं, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम वो आर्थिक पहलू है। जी, तो मैं जानना चाहूंगा कि इस विषय पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए महिलाओं को सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने किस तरीके से अब तक काम किया है और पिछले एक दशक में इसमें आप क्या परिवर्तन देखती हैं? देखिए, जो मध्य प्रदेश सरकार है वो महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को लेकर जो है बहुत काम कर रही है, क्योंकि उनका मानना ये है कि यदि वो स्वरोजगारोन्मुखी हैं, खुद जो है वो किसी भी कौशल या किसी भी अपने स्किल्स के माध्यम से कुछ कमा रही हैं, आमदनी है, उनका रोजगार है, तो उस स्थिति में उन्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी जो हैं वो आर्थिक योजनाएं उनके सामने हैं जिनको लेकर वो काम कर रहे हैं और महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। एक बहुत साधारण से मैं आपको कुछ योजनाओं की बात कर रही हूँ। एक तो सबसे पॉपुलर जिसको आप देखते हैं वो है हमारी लाडली लक्ष्मी योजना। और ये लाडली लक्ष्मी योजना जो है, इसके तहत बहुत सारी बालिकाओं का जो है पंजीयन सरकार ने किया है और वो उन्हें छात्रवृत्ति देती है। तो ये छात्रवृत्ति केवल जो है उनके पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि चूंकि अब वो डिजिटल रूप से हस्तांतरित होती है, इस कारण से वो डिजिटल रूप से भी साक्षर हैं। फिर दूसरी आप ये बात कर सकते हैं कि जो लाडली बहना योजना है, लाडली बहना योजना तो जो है बहुत ही लोकप्रिय है और ये भी महिलाओं को वो आर्थिक स्वतंत्रता दे रही है कि जिसमें सरकार जो उनके खाते में ट्रांसफ़र कर रही है पैसे, उससे वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में योगदान देती हैं। वो परिवार के लिए छोटी मोटी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, और ख़ास तौर से आप पाएंगे कि देखिए हमारे समाज का जो एक बहुत बड़ा तबका जो कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो है थोड़ा वंचित तबका है, जहाँ वो अपनी जीवन को बेहतर करने के लिए रोज़मर्रा की उनकी ज़रूरतों को भी
पूरा करना मुश्किल होता है। ऐसे में ये जो लाडली बहना योजना है ये बहुत ही सफल हुई है। तो महिलाएं अपने परिवार को जो है इस धनराशि के माध्यम से जो है वो एक बेहतर जीवन जो है दे पा रही हैं। और फिर इसके अलावा जो एक और बहुत बड़ी जो योजना की हम बात करें वो लखपति दीदी योजना है। और ये लखपति दीदी योजना के अंतर्गत आप पाएंगे कि ये पहल जो है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो है वो परिणाम है। और इसके माध्यम से भी बहुत सी महिलाओं की जो है वो आर्थिक स्थिति सुधरी है। मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपको कहूँ, देखिए महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो उनके पोर्टल पर जाकर देखी जा सकती हैं, जिनका लाभ वंचित तबके की महिलाएं उठा सकती हैं और वो छोटे मोटे ऋण जो हैं वो ले सकती हैं, जिससे वो अपना कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, अचार पापड़ बड़ी या और भी दूसरे अन्य व्यवसाय हैं, छोटी एक दुकान वो शुरू कर सकती हैं अपने रोज़मर्रा के सामानों या किराने को लेकर। तो ये जो ऋण प्राप्त होने की सुविधा है उसके माध्यम से उनको आर्थिक रूप से जो है बहुत मदद मिल रही है। सही कहा आपने। मैं इसको कुछ बात को बढ़ाना चाहूँगा। लखपति दीदी योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो है 12,84,957 महिलाएं जो है वो लखपति दीदी हो गई हैं। देखिए बताइए। और देश में ये आंकड़ा करीब 1,48,32,258 का है। और आपको पता ही होगा कि भारत सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। तो मुझे लगता है कि इस गति से अगर हम चलते रहे तो निश्चित रूप से भारत की दिशा में जो है बिल्कुल बढ़ेंगे। जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि ये जो आत्मनिर्भरता है ये आर्थिक क्षेत्र में चारों तरफ दिखाई दे रही है। मेरे पास कुछ आंकड़े थे जिसमें ये बताया गया है कि पिछले अगर आप देखा जाए 2017-18 से 2023-24 के बीच में महिलाओं की रोजगार दर लगभग दुगनी हो गई है जी। और इसी तरह से देखें जो बेरोजगारी की दर जो 5.6% हुआ करती थी 2017-18 में, वो 23-24 में घटकर 3.2 पर आ गई है जी। इसी तरीके से जो EPFO का पेरोल डेटा है वो बताता है कि पिछले 7 सालों में 1.56 करोड़ महिलाएं जो हैं वो संगठित कार्यबल में शामिल हुई हैं। इसके अलावा जो हर पंजीकृत स्टार्टअप है उसमें हर दूसरे स्टार्टअप में एक महिला निदेशक की मौजूदी है। तो इन सब आंकड़ों से पता चलता है कि निश्चित रूप से आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर हमारे कदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं जी। अच्छा, आपने जो इतनी सारी चर्चा करी और उसमें बताया कि कैसे कैसे जो हैं वो इतना आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रही हैं महिलाएं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसके अंतर्गत 2024-25 में लगभग 223 करोड़ रुपए से अधिक की जो छात्रवृत्ति है वो बालिकाओं को वितरित की गई। और ये जो है वो बालिकाओं के जन्म से लेकर शिक्षा और विवाह तक जो है वो आर्थिक सहायता दी जाती। और आप देखेंगे कि 6वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं में भी जो शिक्षण शुल्क है वो सरकार के द्वारा ही वहन किया जाता है। और इसमें बालिकाओं को यदि उच्च शिक्षा हासिल करनी है तो उसके लिए लगभग 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि जो है वो 2 किश्तों में उनको दी जाती है। और इसके लिए जो आवेदन हैं छात्राएं वो आधिकारिक पोर्टल पे या आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनसे वो प्राप्त कर सकती हैं। जी हाँ। तो ये प्रयास तो जो हैं वो देखिए लगातार चल रहे हैं। जरूरी है। तो आपसे जानना चाहूँगा मैं कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता के मामले में जो सबसे बड़ी रुकावट देखी जाती है वो है सुरक्षा जी। ये सुरक्षा जो महिलाओं की घर के अंदर जी, घर के बाहर, कार्यस्थल पर सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल। तभी ये जो आत्मनिर्भरता है ये सतत रूप से जारी रहेगी और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। आप इसमें जो इसके लिए अब तक जो प्रयास हुए हैं उसके बारे में आप बताएं। देखिए, सुरक्षा तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है महिलाओं से जुड़ा हुआ। जब वो घर की चार दीवारी से बाहर जा रही हैं तो निश्चित रूप से देखिए ये तो समाज का नीति नियंताओं का एक दायित्व बनता है कि वो एक सभ्य समाज की जो है वो नींव डालें और एक ऐसा वातावरण हमारे समाज में जो है वो निर्मित हो कि महिलाएं जो हैं वो ऐसा कोई भेद न कर पाएं कि वो बाहर निकल रही हैं तो असुरक्षित हो, बल्कि ये मानकर चलें कि हम घर से बाहर जब निकल रहे हैं तो वहाँ भी हम अपने दायित्वों को उतनी ही बखूबी निभाएं जितनी बखूबी वो घर में अपने दायित्वों को निभा रही हैं।
तो देखिए, सुरक्षा को लेकर मैंने आपको बताया ही था कि जैसे वन स्टॉप सेंटर जो है उसकी बात हमने की थी कि कैसे जो है यदि उनको घरेलू हिंसा का शिकार हैं तो तुरंत वो पुलिस पर कॉल करके जो है उनकी मदद ले सकती हैं। और इसके अलावा भी देखिए बहुत सारी ऐसी जो सुरक्षा संबंधी योजनाएं हैं वो लगातार जो हैं वो आगे हैं। जैसे जो कामकाजी महिलाएं जो हैं उनको सुरक्षित आवास की जो योजना है वो भी सरकार के पास में है। तो इसके अंतर्गत जो है वो वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स जो हैं वो संचालित किए जाते हैं। तो ये वर्किंग विमेन हॉस्टल्स क्या हैं? मान लीजिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से जो हैं वो नवयुवतियां बाहर निकलकर कहीं शहरों में नौकरी पे जा रही हैं। अब उनके लिए कहाँ जो है वो रुकने ठहरने की व्यवस्था हो। तो इस तरीके की ये जो स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये योजना है जिसके अंतर्गत नए हॉस्टल्स को जो है वो सरकार मंजूरी देती है और जो है वो हॉस्टल्स में जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से जो है महिलाएं आकर रुकती हैं और अपने काम को जो है बखूबी आगे बढ़ाती हैं, तो उनको रहने की कोई जो है वो बड़ी समस्या को देखना नहीं पड़ता है। इसके अलावा देखिए, मैं आपको एक बात और भी बताऊं, महिलाएं जो हैं वो अब जैसे जैसे चार दीवारी से बाहर निकल रही हैं, खासतौर से मैं बात कर रही हूँ, देखिए शहरों में तो महिलाएं बढ़ ही रही हैं और उनको वो सुअवसर प्राप्त हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, अपने निर्णय स्वयं लेती हैं। पर हम जब ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ पर एक जो झिझक है उसका खत्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए जो है वो शिक्षा एक बहुत अच्छा जो है वो बेहतर औजार है, उपकरण है। दूसरा देखिए, मध्य प्रदेश में जो है वो पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई। अब क्यों बढ़ाई है? अब आप देखिए क्या है कि जब महिलाएं यदि पर्यटन में क्षेत्र में आ रही हैं, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर अलग अलग स्टेट से या बाहरी देशों से भी लोग आते हैं पर्यटन स्थलों को देखने के लिए, और जब वो वहाँ देख रहे हैं तो वहाँ का एक अच्छा सुखद वातावरण होना चाहिए। तो हॉस्पिटैलिटी जो है वो तो एक देखिए महिलाओं का एक बहुत बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है हमेशा से। तो जो सरकार है उन्होंने कई जगहों पर मध्य प्रदेश में जो है वो उन महिलाओं को ऐसे प्रशिक्षित किया है कि वो पर्यटन सेवाओं में अपना स्थान बना रही हैं और पूरी तरीके से कई होटल जो है वो महिलाओं के द्वारा ही संचालित हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो आप कह सकते हैं कदम है सरकार का, और इसके साथ जो है वो आर्थिक रूप से ही स्वावलंबी नहीं हो रही बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उनकी जो भागीदारी है वो बढ़ती चली जा रही है और कई होटल उनके द्वारा जो संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे चंदेरी है, माहेश्वरी, बाघ प्रिंट जैसे जो हस्तशिल्प उद्योग हैं उसमें भी उनकी सक्रिय भागीदारी है। तो एक मार्केट का जो एक्सपेंशन है और उसमें उनकी जो दखल है, इससे अपने आप जो है जितना ज़्यादा देखिए महिलाएं सामाजिक क्षेत्रों में भागीदारी करेंगी उतना ही उनकी सुरक्षा जो है उसका दायरा बढ़ता चला जाए। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको यहाँ बताऊँ जो मुझे ध्यान आ रहा है कि जो सशक्त वाहिनी योजना जो है उसने भी युवा बालिकाओं को स्वयं के बलबूते जीवन यापन का जो है मार्ग दिखाया है। इसमें बालिकाएं जो हैं वो आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण जो है वो प्राप्त करने के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी करती हैं और इस शैक्षणिक और शारीरिक प्रशिक्षण को प्राप्त करके आप देखेंगे कि कई युवतियां जो हैं उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह बदला है। बहुत सारे सरकारी पदों के लिए उन्होंने स्वयं को योग्य बनाया और मतलब हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं वो ये पाएंगे कि आज तो जब हम देखिए सड़कों पर निकलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस या टोल प्लाजा में आप बहुत सारी महिलाओं को काम करते हुए देख रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो ये जो है एक बहुत बड़ी बात है कि वहाँ वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर होकर जो है काम कर रही हैं। तो ये एक बड़े जो है बदलाव की जो बयार है आप देख रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि स्वस्थ नारी सशक्त भारत अभियान की शुरुआत ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को हमारे धार जिले से की है। इसके तहत पूरे प्रदेश में और पूरे देश में शिविर लगाए जा रहे हैं और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार की जांच जो है उसमें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
तो सरकार काफ़ी सारे प्रयास कर रही है। आप इस बारे में क्या कहती हैं कि महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जो जन जागरूकता है वो बढ़ रही है और ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, मैंने तो आपसे शुरू में ही ये कहा था कि एक जो महिला है वो स्वस्थ है, वो जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक और अपने जो है मनोवैज्ञानिक रूप से निर्णय लेने में सक्षम है पूरी तरीके से, तो वो जो है वो समाज में बहुत सकारात्मक परिवर्तन जो है वो ला सकती हैं। और आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, वो तो सबसे पहली जो है वो पूंजी है, और आप स्वस्थ हैं तो आप बेहतर तरीके से जो है चीज़ों को जो है निष्पादित कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस योजना में पिछले कई वर्षों की तरह इस वर्ष भी जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 100% जो है वो पात्र जो हितग्राही थे उनको आर्थिक सहायता दी गई, और 2024-25 में लगभग जो है वो 6,30,929 हितग्राही महिला जो हैं वो पंजीकृत हुई हैं। तो ये इस तरह के प्रयास हैं। पोषण आहार को लेकर जो है जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं कि माताओं को किस तरह का आहार लेना चाहिए ताकि स्वस्थ शिशु जो हैं वो आएँ, और बहुत सारे ऐसे प्रयास भी हैं देखिए जो माताओं बहनों को उनके स्वास्थ्य को लेकर चलाए जा रहे हैं। जैसे बहुत एक छोटी सी बात आपको बताएं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो चूल्हा है और उससे जो निकलने वाले धुआं है, उस पर जो खाना बनता है, उससे महिलाओं में जो है वो श्वास संबंधी बहुत से रोग जो हैं वो हुए हैं, और उसको देखकर सरकार ने जो है जो उज्ज्वला योजना लाई वो बहुत ही सफल रही है। उसका लाभ बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो प्राप्त कर रही हैं, जिसके द्वारा उनका जीवन बदल गया कि अब उनके आँखें जो हैं वो ख़राब नहीं होती, उनके फेफड़े जो है वो ख़राब नहीं होते, और गैस कनेक्शन के माध्यम से जो है वो जल्दी और जो पोषण युक्त आहार है वो अपने परिवार के लिए और स्वयं के लिए बना सकती हैं। देश में स्वच्छता के लेके जो अभियान चल रहा है जी, उसमें भी महिलाओं की न केवल सुरक्षा बढ़ी है बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो बहुत सारी मैं कहीं पढ़ रही थी कि बहुत सारी जो कामगार महिलाएं हैं वो जो स्वच्छता मिशन से जुड़ी हुई हैं, आप पाएंगे कि वो उनके लिए भी सरकार ने बहुत सारे कुछ अलग अलग जो योजनाएं हैं वो चलाई हैं, और ऐसी जो महिलाएं हैं जो कि स्वच्छता कर्मी हैं, उन स्वच्छता कर्मी महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है लगातार। मैं बल्कि आपको ये बात करते करते मेरे दिमाग में जो विचार बार बार कौंध रहा है कि देखिए, सरकार अपनी तरफ से योजनाएं बनाती है, वो क्रियान्वित भी होती हैं, उनसे बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज़ हमारे सामने आती हैं जो एक सफल उद्यमी के बतौर, या सफल जो है वो महिला जिसने कि बिल्कुल निचले तबके की है पर उसने अपने को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया है, और वो एक केस स्टडी हैं। तो क्या हमारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इनमें उन सफल महिला कर्मियों को बुलाया जाए और उनके परिवर्तन या उनने जीवन को कैसे बेहतर बनाया है उसकी कहानियों को साझा किया जाए, विद्यार्थियों के साथ संवाद जो है वो स्थापित किया जाए। मुझे लगता है ऐसे में जो है वो ये जो चर्चा आगे बढ़ेगी उससे बहुत सारे जो हैं जब हम कोई जन जागरूकता अभियान चलाते हैं तो देखिए वो उन्हीं लोगों तक सीमित रह जाता है, लेकिन यहाँ युवा पीढ़ी जब जो है ऐसी केस स्टडीज सुनती है तो वो घर पे भी जाकर चर्चा करती है और इससे बहुत दूर तक एक संदेश जाता है। तो मुझे लगता है इससे एक तो छोटे बड़े काम को जो हम समझते हैं वो भी खत्म होके एक काम को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और बराबरी का जो भाव है वह भी आता है। तो ये सारे कुछ प्रयास जो हैं वो केवल सरकार के स्तर पर नहीं हो सकते, ये जिस जन भागीदारी की हम बात करते हैं वो जन भागीदारी यहाँ पर होना। मैं चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं एक दिशा की ओर ले जाना चाहूँगा आपको, वो है बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना। जी, महिलाओं में एक क्षेत्र जो है वो राजनीति का क्षेत्र है जिसमें वो नेतृत्व करती हैं
और आपको जैसे पता ही होगा लोकसभा ने इनके लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके लिए एक विधेयक भी पास हुआ है जी। आप इस पहलू को कैसे देखती हैं और महिलाओं की प्रगति में आत्मनिर्भरता के संदर्भ में राजनीतिक चेतना जो है वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, जो हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छी संकल्पना करी गई है कि महिलाओं को हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यदि राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रेरित करें तो एक बड़ा परिवर्तन हम समाज में क्या ला सकते हैं। वो ला सकते हैं कि नीति निर्माण में और साथ ही साथ में उन नीतियों का केवल निर्माण नहीं बल्कि उनका क्रियान्वयन कैसे बेहतर तरीके से हो सके। तो आपको ऐसी बहुत सारे जो हैं महिला सरपंचों का उदाहरण सामने मिल जाएगा जिन्होंने कि जो है वो अपने क्षेत्र के विकास में जो है बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप देख रहे हैं कि अब तो युवा पीढ़ी में जो है वो राजनीतिक चेतना बहुत जागी है जब से हम इस डिजिटल एरा में हैं और हर एक के हाथ में जो है स्मार्टफोन है। आप देख रहे हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी राजनीति में लगातार बढ़ रही है और इन सरपंच महिलाओं ने जो है वो आगे आकर अपने बलबूते पर धनराशि का सदुपयोग किया है अपने क्षेत्र को संवारने के लिए। नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है उसके तहत आप देखेंगे कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को जो है वो 33% जो आरक्षण का प्रावधान मिला है उससे जो है वो ये प्रावधान केवल उनकी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं कर रहा है। देखिए, ये प्रावधान निर्णय लेने की क्षमता को सुनिश्चित कर रहा है क्योंकि जब तक ऐसे निर्णय नहीं लिए जाएंगे जो आम लोगों के हितों से जुड़े हुए हैं उनके लिए, देखिए बहुत मूलभूत जो सुविधाएं हैं कई जगहों पर हमारे देश में उन मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। सड़क का हम कहें या जो है वहाँ प्राथमिक शिक्षा केंद्र का होना है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का होना है। जब राजनीति में महिलाएं आती हैं, महिला सरपंच बन रही हैं या विधानसभाओं में या तमाम जगहों पर जो है राजनीतिक क्षेत्र में वो आकर चुनाव लड़कर लोगों के बीच लोकप्रिय होकर उनके वोट के माध्यम से जो है उस क्षेत्र में पदार्पण करती हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो है वो एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है उस देश में जो कि अपने को एक विकसित भारत के रूप में गौरवान्वित होते हुए देखना चाहता है। तो ये जो भागीदारी है, निर्णय की भागीदारी, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये इस जो है हम जब कहते हैं 33% आरक्षण तो वो इसी के माध्यम से जो है वो हम पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। राजनीतिक चेतना के बिना जो है वो महिलाओं का जो प्रगति है उसमें राजनीतिक चेतना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाएगी है। तो क्या आपको लगता है कि पारिवारिक और सामाजिक जो मानसिकता है महिलाओं के लेके खास करके स्वरोजगार के लिए, क्योंकि हम पहले मानते थे कि महिलाओं के लिए 2-3 तरह की नौकरियां सुरक्षित हैं वही करती रहें, लेकिन अब जो स्वरोजगार है, स्टार्टअप है, तो ये जो मानसिकता में परिवर्तन है इसके लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या कुछ हो रहा है? देखिए, परिवर्तन जो है वो एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे होता है और ये परिवर्तन जो है सबसे पहले हमारे जो है वो चेतना, बौद्धिक चेतना में होना चाहिए और वो बौद्धिक चेतना जो है वो हमारे भावों से जुड़ी हुई होती है और वो भाव जो हैं वो हमारे एक्शन में दिखने चाहिए। अब आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये तो कुछ सैद्धांतिक सी बात मैंने आपको कह दी, लेकिन डिजिटल इंडिया है आज और आज के समय में महिलाएं जो हैं वो ड्रोन चला रही हैं और ड्रोन चलाकर वो जो ड्रोन दीदी योजना है सरकार, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए उसका लाभ कितनी महिलाओं ने उठाया। ऐसी बहुत सी आपको केस स्टडीज पढ़ने के लिए मिलेंगी जहां पर उन महिलाओं के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। उन्होंने ड्रोन की तकनीक को समझा, उसको चलाना सीखा और आज दूसरे किसानों के खेतों में जाकर वो पेस्टिसाइड जो है उसके माध्यम से छिड़काव करें क्योंकि ये तकनीक जो है वो सस्ती पड़ती है। तो ऐसा करके वो न केवल खुद को जो है वो स्वावलंबी बना रही हैं आर्थिक रूप से, बल्कि आप पाएंगे कि वो दूसरों को रोजगार भी दे रही हैं।
तो ये जो प्रक्रिया है ये कैसे हुई, अब आप इसको समझिए। ये प्रक्रिया तब हुई जबकि समाज में लोगों के सोच में परिवर्तन हो रहा है। देखिए, आर्थिक मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पारिवारिक रूप से यदि आपको कोई विपत्ति घेरती है तो उस स्थिति में आप पाएंगे आज भी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कि तमाम सामाजिक दबावों के बावजूद अपने परिवार की खेती बाड़ी के लिए बाहर निकलना शुरू किया, ट्रैक्टर चलाना शुरू किया। उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम अपनी जो पारंपरिक खेती है उसको संभालेंगे, और उन्होंने वो सारे जो हैं वो कौशल अर्जित किए सरकार की इन योजनाओं के माध्यम से ही। और धीरे धीरे जब एक एग्जाम्पल देखिए समाज में आता है तो वो परिवर्तन की बयार दूसरों तक भी पहुंचती है, वो प्रेरणा बनती है, एक तरीके की एक मिसाल जो है वो समाज के सामने होती है, और यह जो है वो एक के बाद एक दूसरे तीसरे चौथे व्यक्ति तक जो है ये फैलता ही जाता है। तो ये मुझे लगता है कि अब वो समय आ चुका है जबकि हमें बस इसको और तेज गति से आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम के अंत में इसी बात पर आ रहा था कि अब तक जो काम हुआ है उसके परिणाम हमें दिखाई भी देने लगे हैं जी। लेकिन आगे आप क्या सोचती हैं, किन विषयों पर, किन पहलुओं पे सरकार को ध्यान देना चाहिए? जी, देखिए, सबसे पहली तो मेरी अपनी जो सोच है वो इस बारे में यह है कि हम, जैसा मैंने आपसे कहा भी था, कि हम जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में लगातार इस तरह के की सफल महिला उद्यमियों को सामने लाएं, और जब युवा उनको सुनते हैं और समझते हैं तो वो विचार वो केवल एक युवा तक नहीं रह रहा। वह शाम को जब अपने विद्यालय से घर लौटता है तो वो परिवार में भी चर्चा और विमर्श करता है, मित्रों के बीच में चर्चा विमर्श करता है। तो जब योजनाएं बहुसंख्यक लोगों तक पहुंच रही हैं तो उसका लाभ उठाने की जो एक कोशिश है और प्रयास है वो भी बहुसंख्यक लोगों तक होता है। तो कैसे जो है वो सरकार और आम जो लोग हैं वो जो सरकारी या गैर सरकारी संगठन हैं जो चाहते हैं कि इस देश में तेजी से जो है एक बदलाव और परिवर्तन हो, उसके लिए कैसे जनसंचार माध्यमों का हम उपयोग कर सकते हैं। आपने यूट्यूब पर देखा होगा ऐसे बहुत सारे जो हैं वो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं जो सक्सेस स्टोरीज सामने रख रहे हैं, जो इन योजनाओं को सामने रख रहे हैं। ये जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जी हाँ, ये जो है जो नए जमाने का संचार, कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इसमें जब लोग सक्सेस स्टोरी देखते हैं तो निश्चित रूप से उनका मानसिकता में भी परिवर्तन होता है। वो अपने बीच में से ही कोई उदाहरण देखते हैं। जी जी, मैं आपको टोक रही हूँ, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप पाएंगे कि देखिए एमपी गवर्नमेंट ने भी जो है वो इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपनी योजनाओं से जोड़ने के प्रयास किए हैं। हाँ जी। तो ये एक बड़ा जो है वो सकारात्मक जो है पहल है मुझे लगता है, और इसी तरीके की पहल की जो है वो आवश्यकता भी है। आज हम लोगों ने जो आत्मनिर्भर महिलाओं पर बातचीत की, और निश्चित रूप से श्रोताओं को इस चर्चा का लाभ होगा और वो इससे जान पाएंगे कि किस तरीके से हमारी सरकार और आमजन समाज जो है विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुर्खियों में